बहुत लोग अब परेशान हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अभी मार्केट में हो क्या रहा है। पहले चाइना फैक्टर, उसके बाद चलिए मिडिल ईस्ट फैक्टर, अब क्या फैक्टर है? अब क्यों मार्केट गिर रहा है, क्यों नहीं रुक रहा है? कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़े हमारे साथ। गुरमीत, गुड मॉर्निंग। क्या अर्निंग्स का प्रेशर वाकई में इतना ज़्यादा अब मार्केट को लगने लगा है, जिस तरीके की गिरावट आ रही है, और क्या ये यहाँ पर भी नहीं रुकेगा इसका मतलब? नहीं, हमें थोड़ा जज करना जल्दी होगा और अर्निंग सीज़न अभी बस शुरुआत हुआ है। देखिए, थोड़ा ग्रोथ स्लो डाउन तो था। आपने पीछे चर्चा की थी नोमुरा में, उन्होंने भी बोला था कि जो एक वो और उनका एक जो प्रोप्राइटरी इंडेक्स है, जिसे कोइंसिडेंट इंडिया एक्टिविटी इंडेक्स बोलते हैं, जिसमें कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर्स को ट्रैक करते हैं, उसमें थोड़ा-सा स्लो डाउन देखने को आ रहा था। तो वो जो जीडीपी ग्रोथ है, वो ऐसा बोल रहे थे कि अभी 7 के नीचे है, जो जो उनका प्रोप्राइटरी इंडेक्स है। हमने देखा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी स्लो था, जो कि बड़ा ड्राइवर रहा है इन्वेस्टमेंट साइकिल का। अंडरशूट कर रहे हैं रोड में 35% से, सिर्फ अर्बन हाउसिंग में बजट मेंटेन्ड है। और ये एग्रेसिव एफआईआई सेलिंग हुई है, कुछ चाइना का फैक्टर है, कुछ वैल्यूएशंस है और कुछ कुछ प्रॉफिट बुकिंग है। और अनुज 80,000 करोड़ की सेलिंग के बाद भी अगर आप 5-7% डाउन है, तो ये मार्केट का रेजिलियंस दिखाता है, मुझे नहीं लगता। और हमने एक 10% करेक्शन देखा ही नहीं है, पता नहीं कितना समय हो गया है। और अभी भी आप देखिए 1 साल का रिटर्न देखिए, निफ्टी का शायद 22-23% है। वाईटीडी देखेंगे अगर जनवरी से लेके अभी तक, अभी भी 13-14% है। तो मेरे हिसाब से करेक्शन हेल्दी है और कुछ सैनिटी मार्केट में वापस लाता है। इसका बॉटम गेस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है बुल मार्केट के करेक्शन भी शार्प होते हैं और उतना ही स्टीप बाउंस भी आता है। ये हमने देखा है कई बार। हमने इलेक्शन डे वाले दिन देखा है, जब वॉर रिलेटेड न्यूज़ आती है तब देखा है। तो बाउंस बैक भी शार्प आएगा। और अभी फेस्टिव सीजन थोड़ा अर्ली है, थोड़ा कमेंट्री बजाज ऑटो की नेगेटिव आई कि इतना अच्छा सेल नहीं है, तो थोड़ा-सा मुझे लगता है ग्रोथ मोमेंटम स्लो हुआ है, वो मेरे आपसे ज़्यादा वरी है। दूसरा अमेरिकन बाज़ार जो है, जो हम इस बार-बार चाइना फैक्टर बोल रहे हैं, वहाँ पे शायद बाज़ार ट्रम्प की विक्ट्री शायद धीरे-धीरे शायद प्राइस कर रहा है। अगर आप बेटिंग मार्केट की लीड्स देखें और यूएस मार्केट्स को देखें, तो अगर ऐसा सिनेरियो प्ले आउट होता है, तो जब पिछली बार ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, तो चाइना, मेक्सिको वगैरह के लिए अच्छा संकेत नहीं था। तो मुझे लगता है इसको बहुत ज़्यादा हमें एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए और कुछ करेक्शन को पार्ट एंड पार्सल समझ के मूव ऑन करना चाहिए। ओके, तो पार्ट एंड पार्सल, तेजी आएगी तो मंदी भी आएगी या फिर करेक्शन भी आएगा। इस समय जो रिवर्सल आ रहा है वो निफ्टी बैंक लीड कर रहा है। निफ्टी बैंक आई थिंक अब 250 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ। वॉलेटिलिटी अभी भी है, इसे आप राइट ऑफ ना करें। वो 51,500 वाला कॉल अच्छा खासा पैसा बनाकर दिया जो आशीष बहेती ने दिया था। गुरमीत, एक्सिस बैंक के आपने नंबर्स पढ़े, कल 2 नंबर्स आएंगे कोटक और एचडीएफसी बैंक के। मार्जिन फ्रंट पर थोड़ा सा माइन्यूट प्रेशर देखने को मिला है। बाकी बैंकों से क्या उम्मीद रहेगी? अगर इसी तरह का रन रेट इनका भी रहा तो फिर क्या लीडरशिप दोबारा बैंक्स ही कमाएंगे? आना चाहिए एक्चुअली। हम कई कल पिछले 2-3 हफ्ते से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि बैंक्स को लीड करना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको शायद रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है इस डाउनफॉल में भी। अगर आप एक्सिस के नंबर देखें, एक कंसर्न जो थोड़ा बहुत आया है, कासा रेशियो डिप हुआ है, 40-41% आ गया है 44 से। थोड़ा-सा जो निम है उसमें भी माइनर सॉफ्टनेस है, 4% के ऊपर था, अभी 398, 399 आया है। लेकिन ओवरऑल बिज़नेस अच्छा कर रहा है। नए क्रेडिट कार्ड्स आप देखेंगे तो 1 मिलियन से ज़्यादा कार्ड इश्यू करे हैं। ट्रेज़री इनकम बहुत अच्छा है, इसलिए ओवरऑल प्रॉफिट में आपको जंप देखने को मिला है। और ट्रेज़री इनकम सारे बैंक्स का बहुत अच्छा आएगा। पीएसयू बैंक्स का इन पार्टिकुलरली बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि उनका एसएलआर रेशियो मैंडेटेड रेशियो से 4, 5, 6% ज़्यादा होता है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड करीबन-करीबन 30-40 पैसा सॉफ्टन हुई है पिछले क्वार्टर में। और अगर पीएसयू बैंक्स थोड़ा-सा कोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जिसे हम बोलते हैं, उसमें अगर स्टेडीनेस दिखा पाएँ, क्रेडिट कॉस्ट में ज़्यादा वेरिएशन ना दिखाएँ, तो मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स थोड़ा-सा और यहाँ से री-रेट हो सकते हैं। चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई है, कुछ मिड लेवल बैंक्स हैं जैसे फेडरल बैंक है, क्वार्टरली अपडेट बहुत शानदार था। डिपॉज़िट ग्रोथ भी अच्छी थी और होलसेल अपना एडवांसेस ग्रोथ भी अच्छी थी, स्पेशली रिटेल साइड में। तो मुझे लगता है बैंक्स को अच्छा करना चाहिए। एनबीएफसी सिलेक्टिवली अच्छा करेंगे, जहाँ पे आरबीआई सख्त हो रहा है, उस पॉकेट को आप अवॉइड करिए। और जो अच्छी एनबीएफसीज़ हैं, वहाँ पे भी मुझे लगता है थोड़ा-सा काफ़ी अच्छा करेक्शन है, 20-25% का करेक्शन है, वहाँ पे आ सकता है। हमें कुछ उसमें से पसंद है, हमें पूना वाला फिनकॉर्प अच्छा लगता है, हमें बजाज फाइनेंस भी इस भाव पे बुरा नहीं लगता है। और एक छोटी-सी एनबीएफसी है जो एमएसएमई लेंडिंग करती है, यूग्रो। और वो को-लेंडिंग मॉडल है उनका, लगभग 40-45% को-लेंडिंग करते हैं। अभी उन्होंने बड़ा फंड रेज़ किया है और नेट वर्थ के नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कुछ एक पॉकेट्स में हमें अपॉर्च्युनिटी दिखती है। ओके, बिल्कुल। अच्छा गुरमीत, एक आपका फेवरेट स्टॉक है पॉलीकैब काफ़ी समय से।
पॉलीकैब के नंबर्स आए, हैवेल्स के नंबर्स आए, क्लियर है कि मार्जिन पर प्रेशर है, लेकिन क्या स्टोरी इंटैक्ट है? अनुज बिल्कुल इंटैक्ट है। अब देखिए 10,000 करोड़ कर लिया उन्होंने H1 में टॉप लाइन। मुझे याद है पूरे साल का 10,000 करोड़ हुआ था 2 साल पहले। तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं और केबल एंड वायर में केबल ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है और आपने देखा कॉपर और एल्यूमीनियम प्राइसेज़ जो हैं वो 10 से 15% ऊपर थे पिछले क्वार्टर। उसका कुछ इम्पैक्ट मार्जिन पे आया। दूसरा जो उनका इंस्टीट्यूशनल मिक्स है, वो थोड़ा ज़्यादा था, जो प्रोडक्ट मिक्स था वो थोड़ा ज़्यादा था। उस वजह से भी थोड़ा-सा प्रेशर आया बट मैं ज़्यादा रीड नहीं करूँगा इसमें। ओवरऑल आप देखिए उनका एक्सपोर्ट बिज़नेस भी ठीक कर रहा है। एफएमईजी में फैन्स इन पर्टिकुलर बहुत अच्छा कर रहे हैं, हालाँकि बहुत स्कोप है। मुझे लगता है अगर वो हैवेल्स वाला स्टोरी अगर कर सकें और सेगमेंट्स को भी ग्रो कर सकें, तो और स्टॉक अच्छा करेगा और जब वो टैक्स रिलेटेड न्यूज़ आई थी वहाँ से अगर आप देखेंगे तो लगभग-लगभग 2x है उस प्राइस से। थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, अभी ऑल टाइम हाई बना था 74-7500 का क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच साइड पे हैं। पर स्टोरी अच्छा है ये, इसमें हाउसिंग स्टोरी भी है, कैपेक्स स्टोरी भी है, ब्रॉडर इंफ्रा स्टोरी भी है और मार्केट गेन कर रहा है। अनऑर्गनाइज्ड टू ऑर्गनाइज़ हो रहा है ये पूरा मार्केट, चाहे वो एफएमईजी हो, चाहे केबल्स एंड वायर्स हो। और ट्रांसमिशन को लेके मुझे लगता है ओवरऑल अगर आप एस्टिमेट्स देखेंगे ट्रांसमिशन रेट का, वो भी बहुत बड़ा है। तो ये कई कई अपॉर्च्युनिटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल बिज़नेस। ओके। चलिए बात हो गई हैवेल्स की। एक और स्पेस जिसने मार्केट को काफ़ी परेशान किया, कल बजाज ऑटो की कमेंट्री और उसकी वजह से पूरा का पूरा ऑटो स्पेस, एंड कंसिडरिंग आप काफ़ी यहाँ पर डीलर से बात करते हैं और काफ़ी आप ऑन ग्राउंड फीडबैक लेते रहते हैं, क्या ये बजाज स्पेसिफिक था या बजाज पूरी इंडस्ट्री के लिए बोल रहा था? नहीं, अनुज थोड़ा-सा स्लो है बट मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाज़ी होगी अभी बोलना कि पूरा फेस्टिव सीज़न है। अभी शायद हमारा 20-25% भी नहीं हुआ है फेस्टिव सीज़न और पिछला क्वार्टर वैसे भी थोड़ा-सा जो Q2 होता है सॉफ्ट होता है ऑटो के लिए। अ, अब यहाँ से पिकअप शुरू होता है और अभी दिवाली है, धनतेरस है, दिवाली है, फिर बहुत लॉन्ग मैरिज सीज़न है। उसके बाद अर्ली दिसंबर आता है, दिसंबर में आपके ईयर एंड डिस्काउंट्स लगते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा इन्वेंटरी बिल्डअप ज़रूर हुआ है। मेरे एक बहुत बड़े डीलर हैं उत्तराखंड में जो पूरा उत्तराखंड कवर करते हैं। hyundai का, M&M का, इंडिया के वन ऑफ द टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो। तो उन्होंने बोला था कि ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन है बट और आप देखिए ऑटो इंडेक्स का रैली देखिए अनुज एक साल में, मतलब अगर स्टॉक 100% भागेगा एक साल में, जिस सेगमेंट में 5, 7, 8% ग्रोथ है, तो थोड़ा भी अगर अर्निंग सॉफ्ट आएगा तो बाजार डिसअपॉइंट करेगा। हम एक्चुअली बेस नहीं देख रहे हैं ऑटो का कि कहाँ से ऑटो स्टॉक्स ऊपर गए हैं। तो थोड़ा करेक्शन, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ा मार्केट बहाना ढूँढता है कई बार जब वैल्यूएशंस रिच होती है। तो वो शायद देखने को मिल रहा है। मैं पैसेंजर व्हीकल्स को लेके थोड़ा ज़्यादा बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि वहाँ पे जो स्पेशली जो एसयूवी डोमिनेटिंग है जैसे टाटा मोटर्स है, एम&एम है, वहाँ पे मुझे लगता है कि ग्रोथ मोमेंटम इतना स्लो डाउन नहीं है। टू व्हीलर्स में थोड़ा-सा सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। स्पेशली वहाँ पे क्योंकि ओवरऑल जब भी आप चाइना वाला मॉडल देखेंगे, अब चाइना नंबर ऑफ कार्स और नंबर ऑफ टू व्हीलर सेम सेल कर रहा है। 2 करोड़ ही कार साल की गाड़ियाँ बिकती हैं, 2 सवा 2 करोड़ ही टू व्हीलर्स बिकते हैं। तो ग्रेजुअली मुझे लगता है पैसेंजर व्हीकल्स पे ओवररेट होना लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेहतर है वर्सेस टू व्हीलर्स। और गुरमीत, टेक्नोलॉजी कंपनियां, विप्रो ने क्या आपको भी सरप्राइज किया है? बहुत स्मार्ट सर्ज देखने को मिला है, 4% के गेन्स। ऑफ कोर्स वो बोनस का भी फैक्टर शायद रहेगा, लेकिन मैं कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देख रही थी। इन्फोसिस बाय फार इंडस्ट्री लीडर है, ये पिछले क्वार्टर में भी था, इस क्वार्टर में भी वो कंटिन्यू हो रहा है, 3% तक की जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। जी, हम तो डिजिटल को लेके शुरू से कंस्ट्रक्टिव हैं। वैसे हमारे तो पोर्टफोलियो का नाम डिजिटल कंपाउंडर्स है। आप देखिए यूएस में जब ऑनलाइन कंजम्पशन 5% से 30% हुआ, कम से कम 5 कंपनी ऐसी बनी जो ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप की थी। इंडिया में अभी भी ऑनलाइन जो कंजम्पशन है 5% है, ये भी 25-30% जाएगा। नई जनरेशन से आप बात करेंगे तो जाएगा। इनफैक्ट मुझे कल पोर्टफोलियो मैनेजर ने बहुत अच्छी बात बोली कि सबसे बड़ा जो सेकंड एक्सपेंस आइटम है हाउस यूटिलिटीज के बाद, वो डिजिटल रेंट है। आपके फ़ोन बिल, वाई-फाई के बिल, जो हम ये ओटीटी रिचार्ज करते हैं, तो एक बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है और मुझे ऐसे लगता है थोड़ा-सा शिफ्ट होगा टेक। अगर आपको एक टेक पोर्टफोलियो बनाना है, तो आपको थोड़ा-सा प्रोडक्ट, टेक रिलेटेड पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। आईटी सर्विसेज़ जो है हाई सिंगल डिजिट मल्टीपल है। इनको लेने का समय 6 महीने पहले था जब ये स्टॉक्स में करेक्शन था। जब ये स्टॉक गिरे हुए थे, इन्फोसिस 1200 था, एचसीएल ₹1000 था, टीसीएस ₹3000 था। इस लेवल पे आपको शायद एफडी प्लस 2% वाली ग्रोथ ये देंगे। कैश रिच कंपनीज़ हैं, हाई आरओसी बिज़नेस है। आपको आईपी रिलेटेड
ई कॉम रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनीज पे फोकस करना चाहिए, जैसे ज़ोमैटो है, पीपी फिनटेक है, विद इन उसमें परसिस्टेंट है, न्यूजेन है, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज है। तो हम डिजिटल पोर्टफोलियो को थोड़ा-सा प्लेटफ़ॉर्म ड्रिवन सी हमने देखा है जो यूएस में होता है वो 15-20 साल के बाद इंडिया में होता है। हमारे पास अभी भी सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी नहीं है। अगर आप ब्लिंकिट देखें तो क्या है 2000 करोड़ है क्वार्टर का रन रेट। ये कितना बढ़ सकता है अगले 2 साल में? तो थोड़ा-सा आपको डिजिटल पोर्टफोलियो दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा। आईटी सर्विसेज़ कुछ पार्ट होंगे उसके, ज़्यादा आपको उसमें ई-कॉमर्स, प्लेटफ़ॉर्म, आईपी रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड बिज़नेसेस डालने पड़ेंगे। इनफैक्ट मैं कल एक रिपोर्ट वो स्नैप इंक और बीसीजी ने जो लिखी थी वो पढ़ रही थी कि जेन जी 37.7 करोड़ की पॉपुलेशन और भारत की इस समय जो आबादी है सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं लोगों का है। वो वर्कफोर्स में ऑफ कोर्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे, तो उनका कंजम्पशन स्पेंड लार्जली इन न्यू टेक्नोलॉजी कंपनियों में रहेगा। क्योंकि आपने जोमेटो मेंशन किया, वहाँ पर भी ऑफ कोर्स आउट ऑफ होम हो या फिर इन होम डिलीवरी हो, उसमें कंपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रहेगी। ये जो फंड रेज है इसे आप कैसे पढ़ रहे हैं? क्या ये एक आर्सेनल तैयार कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी $1.5 बिलियन कैश है। आई थिंक पोस्ट आईपीओ स्विगी के पास $1 बिलियन रहेगा। ये क्या अपना कैश $2 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं? देखिए, आप पीटर लिंच की बहुत पुरानी सेइंग है, बिज़नेस इज़ वेयर द कंज्यूमर इज़। आप अपना और मेरा स्क्रीन टाइम देखिए और यंग जनरेशन का स्क्रीन टाइम देखिए, 7-8 घंटे है। तो मतलब अगर आप स्लीप आवर्स हटा दें 8 घंटे की, आप 50% टाइम अगर आप ऑनलाइन स्पेंड कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे बिज़नेस भी वही होगा। और आप किसी भी यंग जनरेशन से बात करिए तो वो शायद ₹100 में से ₹70-80 अब ऑनलाइन स्पेंड करता है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये ट्रेंड इंडिया में जो डिजिटल कंजम्पशन का है, जो यूपीआई ने इनेबल किया है, ये स्टार्ट हुआ है। तो उसमें ज़ोमैटो है, पीवी फिनटेक है, ट्रैवल रिलेटेड प्लेस है, ई-कॉमर्स रिलेटेड प्लेस हैं। और इस स्पेस में क्या होता है, एक प्लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है अर्चना जी, जैसे अमेज़न बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। तो मुझे लगता है ज़ोमैटो, स्विगी या में वही वही ज़ोमैटो भी इसलिए फेस कर रहा है कि आप देखिए मार्केट शेयर उनका बड़ा है। स्विगी ने फिर फंड्स रेज़ किया है कि वो मार्केट एक बार जो 65-70% क्रॉस कर जाता है, वो बहुत डोमिनेंट हो जाता है। मुझे अभी नहीं पता कौन करेगा दोनों में से, बट वो हमें एक ट्रेंड देखना पड़ेगा। मैं अभी शायद ऑड्स अगर आप देखेंगे तो मैं ज़ोमैटो के ज़्यादा मानता हूँ। और वो जैसे-जैसे ब्लिंकिट पे हाई वैल्यू चेन में आता जाएगा, उन्होंने अभी रिप्लेसमेंट शुरू किया है। ज़ेप्टो ने एक बैंगलोर में शुरू किया है, ज़ेप्टो कैफ़े। आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो ई-कॉमर्स से फूड डिलीवरी पे जा रहा है इनके डोमेन में। ज़ोमैटो और स्विगी जो है क्विक कॉमर्स पे जा रहे हैं ज़ेप्टो के डोमेन पे। तो ये स्पेस इवॉल्व हो रही है। और एक बार जब आप प्लेटफ़ॉर्म बना देते हैं तो उसके यूज़ केसेस बढ़ते जाते हैं। तो जो जितने यूज़ केसेस बना सकता है, जैसे पीवी फिनटेक कह रहा है मैं इंश्योरेंस में जाऊँगा, हेल्थ केयर में भी जाऊँगा। तो आप एक बार जब प्लेटफ़ॉर्म बनाते हैं और यूज़ केसेस बढ़ाते हैं और जो सक्सेसफुली बना पाएगा, एग्ज़ीक्यूशन कर पाएगा, वो विनर होगा। तो आप पोर्टफोलियो अप्रोच रखिए और ऑड्स के हिसाब से प्लेस करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है, कई बार एक डार्क स्पॉट भी होता है। तो इसलिए बास्केट अप्रोच रखिए और मे बी 1 या 2 आइडियाज़ ऐसे होंगे जो मल्टी बैगर निकलेंगे इस स्पेस में। ओके, अच्छा एक आखिरी सवाल, मणप्पुरम आज खरीदें क्या या वो अवॉइड करें? अनुज, जहाँ भी रेगुलेटरी एक्शन होता है मुझे डर लगता है। मे बी मैं बैंक कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा रेगुलेटरी स्पेस में अवॉइड करता हूँ। ये मैंने सबके लिए बोला है। प्ले आउट होने दीजिए, मुझे लगता नहीं है ऐसी कोई जल्दी। आपको जैसे मैंने बोला बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारी एनबीएफसीज़ बिलो बुक्स मिल रही है। तो कोई इस मार्केट में ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है कि आपको इसी में बॉटम फिशिंग करनी है। ओके, चलिए गुरमीत, शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मार्केट में